हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी। और आपको बताता हूँ कि ये जो क्लासेस शुरू हो रही है ना, तो आज इसमें हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो देखो, मेरे साथ में एक चीज़ सिंपल सी होती है कि मैं पानी का लोटा लेकर बैठा हूँ। रीज़न क्या है, मुझे उठना नहीं है। तो आज आप भी कसम खाओ कि मैं भी यहाँ से तभी उठूंगा जब मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ लूंगा। एक बात मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली इस क्लास के बाद आपको बायो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे 9th 10th की क्लास की किताब उठा रहे हैं। भाई, मतलब नहीं है। आपको बस करना क्या है, ये जो मेरी मैं आपको ये जो भी पढ़ाऊंगा ना, इसके नोट्स अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो बस आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, भैया प्लीज़ प्रोवाइड बायोलॉजी पीडीएफ। बायोलॉजी पीडीएफ आप कुछ भी लिख दीजिए। बस आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मुझे लगा कि नहीं, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप पढ़ने के इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको भेज दूंगा। और ये सारी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ये भैया आपके भाई ने बनाई है। तो बिल्कुल कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अब अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं हूँ नितिन माथुर, और मैंने कर रखी है मास्टर्स इन बॉटनी। तो डेफिनेटली मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। और आप बोलोगे कि हमारे ग्रुप डी में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि मैंने आपके पीवाईक्यू देखे हैं। और मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, बट वो यूट्यूब पे लोगों ने फैला रखा है कि ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी। बट लिटरली आप एक लिमिटेड अमाउंट को पढ़ते हो तो आपका एग्जाम में बायोलॉजी से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री क्लास से लूंगा तो केमिस्ट्री क्लास से दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट पूरा यहीं से निकलेगा, यहीं से ही आपको पूरा की पूरी साइंस कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी से हम शुरू कर रहे हैं आज क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ से लीजिए, भोले बाबा लगाएंगे नैया पार। सबसे पहले आप सभी का, आपकी भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि आपके संग हमेशा बेहतरीन हो। और आप लोगों के संग अच्छा कर रहे हैं तो लोग भी आपके संग अच्छा करें, और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिले। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान कहते हैं बायोलॉजी को, जीव विज्ञान। अब सबसे पहली चीज आती है कि ये बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कह रहे हैं, ये होता क्या है सर। ये सब मैं समझाऊंगा, रिलैक्स रहो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आपको ये वीडियो मिली है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई आपको इतनी अच्छी बायो पढ़ा दे तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यहीं से पूरा पेपर आपको मिलेगा। पूरे की पूरी जितनी भी शिफ्ट होगी ना, वो आपको पेपर यहीं से मिलेगा। मतलब आपको चाबी मिल चुकी है उस ताले को खोलने की। बस आपको करना क्या है, ये चाबी जिस पर्सन उठा रखी है ना, इसने एफर्ट्स लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इसने चाबी उठाई है। तो बस आपको भी क्या करना है, एफर्ट्स लगाने। ये जो चाबी आपको मिली है, ये आपको जो वीडियो मिली है, इसको आपको लॉक में लगाना है। मतलब अपनी नॉलेज गेन करनी है, आपको जो मैं समझाऊंगा वो याद करना है, और फिर आपको जाकर पेपर में बढ़िया से अटेम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, और आपकी नौकरी आपको लेनी है। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायो मतलब जीव, मतलब लिविंग की बात कर रहे हैं, जीवित चीज की बात कर रहे हैं। और लॉजी, लॉजी होता है हमेशा स्टडी के लिए यूज करा जाता है, स्टडी। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीव के बारे में पढ़ें, उसकी कैसे उसमें कैसे वो बड़ा हो रहा है, कैसे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, ये सभी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करते हैं। मतलब जीव की हम इसमें स्टडी करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जीव होता क्या है। सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, बस मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिए। सबसे पहले सिलेबस देख लो यार। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो शुरुआत मैंने करी ना, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग से करी है। मतलब जीव और सजीव। एक तो सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं ना। तो सजीव और निर्जीव, इन दोनों को हम समझेंगे तब आप समझ में आएगा आपको कि क्या होती है जीव विज्ञान, क्या होती है बायोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद आप जाओगे सेल टाइप्स, स्ट्रक्चर और डिवीजन। अब ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस आप देखोगे कभी साइंस का, तो आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिलेगा। बट मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सिलेबस मैंने बनाया ना, ये लिखा है जो, ये पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखा है। आपको इसकी खासियत बताता हूँ मैं कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग लिखा मैंने, फिर लिखा सेल टाइप्स स्ट्रक्चर डिवीजन। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है।
पहले आप लिविंग को समझोगे तभी आप सेल पे जा पाओगे, और जब आप सेल समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्यों विभाजन किया गया, क्यों वर्गीकरण किया गया जानवरों का अलग अलग, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर एच विटिकर का नाम क्यों आया। और जब आप वो समझोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा किंगडम नाम की कोई चीज़ होती है। तो आप पहुंचोगे इस प्लांट किंगडम तक, फिर आपको पता चलेगा अच्छा एनिमल किंगडम भी होता है। फिर आप इन दोनों को पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हार्मोन्स भी होते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। और ये आपको पूरा की पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप वापस सिलेबस को एक बार, मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो और मेरे से पूरा पढ़ने के बाद बस आप एक बार इसको वापस सिलेबस को देखना। आप बोलोगे सर सिलेबस पूरा की पूरी यही है, पेपर यही चैप्टर और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कोई कोई पता नहीं कोई ट्राइकॉम्स पढ़ रहा है, कुछ क्या पढ़ रहा है। मैंने बहुत चीज़ें लोगों को देखा है पढ़ाते हुए, बट वो काम का नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जो काम का है वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ तो चलिए, सबसे पहली चीज़ कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। जीवित और निर्जीव क्या है। ठीक है, जीव और निर्जीव क्या चीज़ है। इसमें आई थिंक निर्जीव में एक सेकेंड, निर्जीव, जीव और निर्जीव है क्या चीज़। तो निर्जीव और जीव को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। कैरेक्टर्स मतलब क्या क्या जीव है, उसके फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर, जिसके ऊपर अपन जिसको सोच कर समझ कर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जीवित है और ये निर्जीव है। तो उसके लिए हमने चार रखे हैं यहाँ पे, उन चारों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जीवित कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी जानवर होगा, उसमें आपने हमेशा ग्रोथ देखी होगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देते चलता हूँ। मान लीजिए आप अपने आप को याद करिए कि आपने 3 साल का बच्चा कहा, 3 साल का बच्चा, तो 3 साल के बच्चे को जब आप देखते हो तो उसका साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है। बट वहीं उसको आप देखते हो कि वो जब 18-19 साल का हो गया तो उसकी हाइट बढ़ गई, उसका जो वेट था वो वेट भी बढ़ गया, विड्थ मतलब मोटाई भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, उसके हाथ पैरों का साइज भी बदल गया। तो वो हो क्यों पा रहा है, उसके पीछे एक सिंगल सा कारण है। सिंपल और सिंगल कारण क्या है, वो है आपका ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं। और ग्रोथ के पीछे कारण क्या है, वो है सेल। मैं आपको समझाता हूँ। पहले छोटा बच्चा होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होती है। नंबर ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं की संख्या, कोशिका कोशिकाओं की संख्या कम होती है ना। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। वही आपका क्या है, ग्रोथ है। अब दूसरा इसमें आपका करेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी लिविंग या जीवित जिसको हम कहते हैं, कोई भी जीव होगा जब उससे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लिविंग से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो वो एक कैरेक्टर है किसका, लिविंग का। जैसे कि आप हैं, आप किससे बने, आपके माता पिता से। ये है ये है रिप्रोडक्शन। अब तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है सभी क्रियाएं जो आपके शरीर के आंतरिक रूप से हो रही हैं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आपके शरीर में जितनी भी अभी क्रियाएं हो रही है, चाहे से वो पाचन हो गया, आप श्वसन हो गया, या फिर आपका किसी भी तरह का क्रियाएं हो गई, आपके रक्तचाप हो गया है ना, रक्त का बहना हो गया, ये सभी चीज़ें एक तरह की रिएक्शंस हो रही हैं। बट इनके अंदर भी केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रही होगी, है ना। उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। चौथी जाती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम समझ सकते हैं कि आप में सजगता। सजगता कैसे, आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिएगा कि कोई इंसान आईसीयू में बैठा हुआ है, और आईसीयू में भी किस पर है, आपका आईसीयू में है, और जिसको कुछ नया बना देता ना, जो हिलता डुलता नहीं है ना, वो उस वाले कंडीशन में अनकॉन्शियस है। तो अगर आप उसके, मैंने मान लिया चूटियाँ भर दी, चूटी भरते तो आप बोलोगे दर्द हो रहा है। बट अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो उसके आप चूटी भरो, कुछ भी भरो, तो वो क्या कहलाएगा, मरा कहलाएगा। लेकिन आप कहोगे सर आईसीयू में जो बंदा होता है वो तो मरा नहीं कहलाता। तो उसमें और करेक्टर से मिल रहा है, मतलब उसके देखो बाल तो बढ़ ही रहे होंगे,
नहीं मतलब दाढ़ी तो बढ़ेगी ना, चाहे से वो आईसीयू में पड़ा है, मतलब वो जीवित है अभी। ठीक है। और इसके अलावा अंदर भी उसकी क्रियाएं हो रही होगी, तो वो जीवित है। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक अगर इसमें से एक करेक्टर नहीं है तो वो जीवित नहीं है। जीवित होने के लिए इसमें 2 या 3 अगर आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही है, तो आप जीवित कहोगे इसको। समझ में आ गया? तो ये है लिविंग एंड नॉन लिविंग। बस खत्म हो गया ये चीज़, इसको इतना ही समझना था। अब बात आती है सेल। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक छोटे से स्टेज पर, जहाँ पर आपको समझ में आएगा मस्त सेल। ठीक है? मैं इसको यहाँ से लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। सेल, सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। और मुझे एक बात बताओ, मैं कोशिका को शब्द यहाँ पर लाया कैसे? तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताई ये बात कि जब भी किसी में ग्रोथ होती है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। वो ही क्या है? ग्रोथ है। तो यहाँ पर ही सेल का शब्द मतलब जो कोशिकाओं के नंबर बढ़ने की बात मैंने करी थी, वहां मैंने शब्द कहाँ मिले? सेल। तो वहीं से हमारा नया टॉपिक निकल चुका है, सेल। अब आप एक बात समझे यहाँ पे कि मैंने लाइनों के अंदर से शब्द निकाला और फिर मैंने आपको समझा रहा हूँ। इट मीन कि मैं आपको दो तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो प्रैक्टिकली अप्रोच, जिसमें कि आपको मैं डेली रोजमर्रा के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा, मैं एक दूसरी चीज को इंटरलिंक कर रहा हूँ। इंटरलिंक करने से क्या होगा? आपको पता है कि सेल शब्द कहाँ से आया है? सेल शब्द का काम ही तब आता है जब हमारी बॉडी की बात हो रही है। और जब हमारी बॉडी की बात हो रही है तो वहां पर हम देख पाते हैं कि जब सेल बढ़ेंगी तब हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो इसलिए अभी हमें सेल को समझना जरूरी है। आई समझ में आपको बात? अब मैं सेल को जब समझाऊंगा तो एक बात मुझे आप बताइएगा कि आपने क्या कभी ऐसा कहा है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म देखा है जिसमें सेल ही ना हो? तो आप बोलोगे नहीं। सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवित हैं उनमें सेल पाई जाएगी, पाई जाएगी। वायरस को थोड़ा हटा दो, वायरस का केस याद मत रखना। बाकी जितने भी, चाहे वो माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी हो, कोई भी, मैं तो आपको बोलता हूँ अमीबा। अमीबा भी आप सिंगल सेल देख रहे हो। तो आप क्या कहते हो कि सेल तो सब में पाई जाती है, और सेल जब सब में पाई जा रही है तो सेल के टाइप भी होंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर की बात कहाँ से आ गई सर? स्ट्रक्चर का मतलब है अगर मैं उसमें पाए जाने वाली ऑर्गेनल्स की बात करूं, कोशिकाओं से संबंधित जितनी भी होती है ना उसके अंदर के ऑर्गेनल्स, है ना, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो दो तरह की सेल्स होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और होती है दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है। अब मेरी बात आप थोड़ी सी और समझना। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसी के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। कैसे? जो यहाँ पे, अब थोड़ा हिंदी वाले भी मेरे संग थोड़ा साथ में चलेगा। प्रो मैंने लिखा और मैंने कैरियोटिक लिखा, यहाँ मैंने लिखा यू और यहाँ मैंने कैरियोटिक लिखा। और समझना मेरी बात को, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। बायो में जब भी आप पढ़ोगे प्रिमिटिव यूज होता है हमेशा, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा है। और यू का मतलब होता है हमेशा ट्रू, मतलब इसमें ये चीज पाई जाएगी। और कैरियोटिक जहां भी आ जाए, ये कैरियोटिक शब्द जो आपके हिंदी में भी आता है ना, ये कैरियोटिक, क्योंकि हम यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक लिखते हैं। तो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो अगर सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ट्रू, ये यूकैरियोटिक का मतलब ही, कैरियोटिक का ये मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो को जो कैरियो है शब्द, वो न्यूक्लियस के लिए काम में लेते हैं। तो जिसमें जो ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं पाया जा रहा है उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक। इसी के बेसिस पे इसका अब इसका ना आप समझना कि डिफरेंस कैसे होगा, देखना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी नहीं होगा। समझ गए? ऐसे ही अगर मैंने बात करी यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब एक चीज जो आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो आती है थोड़ा सा आगे चल के। वो ये आती है कि सेल को जो आप समझोगे
तो सेल में आप चीज़ देखोगे कि एक सेल से 2 नई सेल्स बनती हैं और वो दोनों सेल क्या होती हैं, अपनी जो भी उसकी मदर सेल है, मदर सेल मतलब कि जैसे ये ए सेल थी, ए सेल से बनी है ए1 सेल और ए2 सेल। तो जो ए1 सेल है, सॉरी ए सेल है, वो ए सेल क्या करेगी, पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल को हम क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। ठीक है, मदर सेल क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो पेरेंट्स होते हैं, तो आपकी मम्मी है और आप दोनों भाई बहन मान लो, तो वो कैसे, वो एक तरह के किसी ना किसी रूप से अपनी मम्मी से सिमिलर है ना। ऐसे ही सेल में भी होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, मतलब जो ऊपर वाली सेल है, ये सेल कहीं ना कहीं इन दोनों से आइडेंटिकल होगी। और कैसे आइडेंटिकल होगी, कैसे हम हमारे माता पिता से मतलब हमारे गुण सेम होते हैं, तो आपका नाम आता है डीएनए, या फिर हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो सेल होती है उसमें भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, तो आपकी एक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है नहीं। तो अब जेनेटिक मटेरियल की खासियत है कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल में, तो सेल के आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। बट यहाँ तो न्यूक्लियस है नहीं, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो सेल के आपके सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें यूं ही घूमता रहता है। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स की अंदर बात करूँ, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे बड़ा डिवीजन जो डिफरेंस आपको मैंने बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका जो डीएनए है वो सेल के मतलब सीधे आपके साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है ना। आपको जिसको हम कहते हैं कोशिका तरल, जो का साइटोप्लाज्म, जिसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हो आप, उसमें पड़ा रहता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको इस पेज पे लाया था। ठीक है, अब मैं चलते हैं हम वापस हमारे इस पेज पे, और मैं आपको इस चीज़ को वापस कोशिश करता हूँ समझाने की। हम्म तो सेल को मैंने आपको बताया कि दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। अब इसको हमने समझा अभी पहले वाले पेज पे। तो अब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ टाइप हैं जो कि हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, पीपीएलओ, डीएनए, पर यीस्ट को आप हटा सकते हो, यीस्ट वैसे यूकैरियोटिक सेल्स में भी आ जाता है। और राइबो इसके अंदर ही आपके ये तीनों इसके एग्जांपल हैं, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको भी बोलते हैं। ये भी आपके प्रोकैरियोटिक इसमें टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आती है, ये नाम किसने दिया सेल को, सेल को सेल किसने कहा। तो सबसे पहले खोज हुई सेल की, तब सेल खोजने में किस तरह का प्रक्रिया थी वो बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति हुए। अब हुआ है कि भाई साहब उनकी फ्रेंड उनको छोड़कर चले गई, फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड उनको छोड़कर चले गई, अब उनको उससे गहरा लगाव था। तो अब उनको दुख हुआ कि कैसे छोड़कर चले गई मेरे को। तो वो शॉप पे गए और उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ तो पीऊँगा। तो उस टाइम वो एक बोतल लाए कोको कोला की, ठीक है? कि भई अब फ्रेंड छोड़ के चलेगी तो मेरे को दोस्त तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कोको कोला की बोतल लाकर पीता हूँ। एंड देन कोको कोला की बोतल लाते तो उसमें देखा कि उस टाइम पे कैप तो आता नहीं था, तो एक लकड़ी का कैप आया करता था जिसको हम बोलते हैं कॉर्क इंग्लिश में ना, जो कि अभी भी आपकी सोडा की बोतलों में आता है। इन सब में आपने देखा होगा, या फिर आपने कभी देखा होगा अम आप शिकंजी वाली दुकान में बैठे हो तब, या फिर आपने कभी काला खट्टा अंगूर जो भी आता है उनमें भी एक कैप आता है ना, वो ऊपर जो लगा रहता है ना वो होता है कॉर्क। तो उस कॉर्क में उन्होंने देखा कि ये लकड़ी से बना है। तो अब इन्होंने खुद का एक क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने अपना। तो इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप में एक स्टडी करी, तब इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यार कुछ खांचे खांचे जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, संरचना। तो मतलब एक कोशिका जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। सेल जो होती है ना एक तरीके की स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप, एक बॉक्स होता है ना। तो उन्होंने देखा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम क्या पड़ा है, उन्होंने दिया इसका सेल नाम दिया। और पहली डेड सेल जो थी, मतलब मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये मृत कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ की जो बाहर वाली छाल होती है मरी हुई होती है, क्योंकि जो खराब मतलब सेल जो खराब हो जाती है, जो मर चुकी होती है सेल, तो प्लांट क्या करता है, पादप करता है कि अपने बाहर सेफ्टी के लिए, सपोर्ट के लिए उन सेल को मतलब भेज देता है। तो वो बाहर क्या करती हैं, बाहर
सपोर्ट सिस्टम का काम करती है और एज अ क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन लेयर भी काम कर रही होती है, दोनों काम कर रही होती है। तो वो उससे बनता है आपका कॉर्क। तो वहां पर क्या डेड सेल थी, तो डेड सेल की स्टडी हो गई पहले। बट इसके जस्ट 9 साल बाद हमारे आए एंटन वॉन लीeuwenhoek भैया। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, दोनों के ईयर याद कर लीजिएगा। मैंने आपको जो चीज़ बताई ना उसको आप समझिएगा कैसे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। आप हुक कैसे करोगे कि लाइक आपने क्या करा, बोतल का हुक लगा दिया, ऐसे याद करो। तो बोतल का हुक क्या था, याद आए, कॉर्क। कॉर्क से सेल याद आ गई। 1665 में उन्होंने डिस्कवरी करी थी, 1665 में। इसके जस्ट 9 साल बाद आए कौन, एंटन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने डिस्कवरी करी किसकी, लिविंग सेल की। और वो कहाँ से करी, उन्होंने करी एल्गी से। एक एल्गी होती है जिसको हम बोलते हैं कवक, एम आई राइट। कवक की उन्होंने डिस्कवरी करी। और ये कहाँ मिल रही थी इनको, पास के पॉन्ड से मिली थी। तो वो लिविंग थी। तो 1674 मतलब 9 साल बाद, कैलकुलेट कर लीजिए, 9 साल बाद ही 1674 में एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या करा, आपके सेल की डिस्कवरी करी। ठीक है। अब इसको और हम समझेंगे। आई थिंक ये चीज़ मुझे वहाँ पर आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऐड करना मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। तो मैं आपको फिर से नोट्स पे चलता हूँ। तो अब बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी और चाहिए कि प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें ना एक चीज़ खास जो है वो आपको याद रखनी है कि राइबोसोम नाम की चीज़ होती है, राइबोसोम। और इससे क्वेश्चन बनता है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ऐसा कोशिका का आप कह सकते हैं ऑर्गेनेल है, जो दोनों आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलता है। इसमें 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है और इसमें 80s टाइप का, जनरल इस टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में बाकी ऑर्गेनल्स मिले ना मिले, पर इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी के राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मैं लिख कर कह रहा हूँ, ये पॉइंट अब पूछता है कि ऐसा कौन सी ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल्स को आप चेक कर लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं। ऑर्गेनल्स ऐसी कौन सी है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलती है। तो आप प्लीज ये, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको सेल दिखाता हूँ, सेल स्ट्रक्चर। तो ये है आपकी सेल, ये आपकी कौन सी सेल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल है आपके प्लांट सेल। प्लांट सेल क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये आपको बॉडी से स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल की खासियत ये है कि जो प्लांट सेल में होता है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन सेल या फिर एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर यही है, वैक्यूल बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ी संरचना को बताता हूँ कि राइबोसोम से फैले हुए ना छोटे छोटे से, ये होते हैं राइबोसोम। ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाली, ये एक सॉरी क्लोरोप्लास्ट है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, और आपका ये है आपका, ये ड्रूस क्रिस्टल काम का नहीं, चलो फिर भी चलो मैं बताता हूँ आपको। ये गोल्जी बॉडी है। ये आपका कौन सा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है। इसमें अमाइलो प्लास्ट भी स्टार्च ग्रेन से भी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो इसमें क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, वो है। और आपको एक बात मैंने बताई कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपके साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर को और डीपली समझने की। समझना क्या है अब समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक ऐसी बहुत पतली झिल्ली है जो किस पे प्रेजेंट है, आपके आपके सेल वॉल पे, और बनी किससे है, ये लिपिड शुगर प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। इसका एक मॉडल भी है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको आप थोड़ा ध्यान से मत पढ़िए, लेकिन आपको ईयर याद होना चाहिए कि 1972 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था। ठीक है। ये क्वासी फ्लूइड नेचर को दिखाता है किसके, लिपिड के। कि लिपिड जो है ना, ये लेटरल मूवमेंट करता है किसके साथ, द्वारा प्रोटीन लेयर के साथ। ज़्यादा मत सोचिए, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल सब में, है ना। अब बात आती है सेल वॉल। सेल वॉल की कुछ खासियत है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये मैं बताता हूँ। सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको,
ये लोटा है, इस लोटे के अंदर पानी है। पानी का शेप कैसे हो गया? जो लोटे का शेप है। कैसे हो पाया? क्योंकि जो इसकी बाहर का जो स्टील है, ये इसे एक अलग सा कलर, सॉरी, एक आपका अलग सा इसकी स्ट्रक्चर दे पा रहा है ना, इसका रूप दे पा रहा है। वैसे ही सेल जो होती है, सेल के अंदर चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कोशिका द्रव हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपकी गोल्जी बॉडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सभी को स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का काम करना पड़ रहा है। जो बाहर एक लेयर बनी हुई है जिससे कि वो प्रोटेक्शन भी कर रही है सेल का, और सेल को एक शेप भी दे रही है। तो वो है आपकी सेल वॉल। बट अब इसमें एक चीज आपको बताता हूँ कि एनिमल में ये नहीं होती है। एनिमल, कोई सा भी एनिमल उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। बस ये केवल आपके प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह में मिलेगी, बट एनिमल्स में नहीं मिलती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो सेल्स को जब जोड़ने का काम जो होता है ना, एक सेल और दूसरी सेल है, तो एक दूसरे जुड़ती है लैमेला लेयर से। ये क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट का होता है, जिससे कि एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, एक याद रखना है कि एल्गी, एल्गी के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, ये पूछता है। एल्गी में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है। फंजाई में काइटिन से, फंजाई में काइटिन। बैक्टीरिया में सेलुलोज, सॉरी, प्लांट में सेलुलोज, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रहेगा, एल्गी में सेलुलोज, फंजाई में काइटिन, एंड प्लांट सेल में सेलुलोज, और आपके बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पूछ सकता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें एनिमल आपको टिक कराना है। मतलब आपके जितने भी जानवर हैं उनमें नहीं है। कैसे भी ह्यूमंस की बात भी करोगे, पर प्लांट, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में मिलेगी। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता है, यहाँ से भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि प्रोटीन बनाने में किसकी कौन सहायता करता है, प्रोटीन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम रट लीजिए, राइबोसोम जहाँ दी जाए या टिक मार कर आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और सबसे ज़्यादा पूछता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, गलत हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है भाई? इसका काम ये है कि एक तरह का ये एक लेयर प्रोवाइड करता है जिसपे राइबोसोम अटैच होता है। और राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है राइबोसोम का है। मतलब इस पॉइंट को भूल नहीं सकते। अंडरस्टैंड? इस पॉइंट को अगर आपने भूला तो इट मीन आपने बहुत बड़े फॉल्ट कर दिया, आपके 2 नंबर कटे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 नंबर कटे हैं। बट ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है। अब होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो साइड्स होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब स्मूथ और रफ में अंतर क्या है कि रफ वाली साइड पे, ये क्वेश्चन सीरियस में पूछा भी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है। तो उसका कारण क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में आपकी जो लेयर होती है ना, ऐसे ऐसे करके उस पर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं। अब अगर राइबोसोम अटैच होंगे तो खुरदरा खुरदरा से रहेगा। तो वो आपको रफ का कारण होता है कि रफ नाम जो पड़ा है वो खुरदरे के कारण पड़ा है। खुरदरा किसके कारण होते हैं? ये राइबोसोम से, आपको दिख रहे होंगे राइबोसोम से है ना, ये राइबोसोम से। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है स्मूथ, जहाँ पर नहीं लगे, वह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब खास बात यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है। वहां से आप क्या रखोगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन रोल निभाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जहाँ पर ज़्यादा होता है, वो सरफेस कौन सी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रखना। तीसरी चीज आती है गोल्जी बॉडी का। आप समझिए गोल्जी बॉडी, इसमें ये याद रखना कि 1898 में गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी होती है, कैमिलो गोल्जी ने करते हैं। न्यूक्लियस के पास में होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, मैं मानता हूँ पीएमटी से याद करते हैं। पीएमटी कैसे? पैकेजिंग। तो इसको से आदत से करते हैं। वैसे तो प्रोसीजर जो होता है मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। पर याद रखिएगा, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 इसके फंक्शन है। पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और और स्पेशल ये आपके न्यूक्लियस के पास में होता है ना। और इसका काम क्या है भाई? जो राइबोसोम्स वगैरह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, वहाँ पे पैकेज करने का काम कर रहा है, उसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसके 3 काम बताए गए, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपको लगता है कि अब आप भूलोगे? नहीं। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी वाले साथ में चलो, क्योंकि आप
अगर ऐसे सोचोगे कि पूरा हिंदी में कंटेंट दूँ तो मेरे को दिक्कत पता है क्या आएगी? कि मैं आपको कंटेंट दे तो सकता हूँ, लेकिन वो मैं जो समझा रहा हूँ ना अच्छे से, वो जो आपको बाय लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो वो वाला मज़ा नहीं आया आपको। तो आप मेरी एक बार मेरी फीलिंग को समझ कर देखिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती है तब भी मैं आपको बताऊँ, और ऐसा बताऊँ कि आपको चीज़ें लगे कि आपको आ रही है और आप पेपर में उसके 100% मार्क लेकर आओ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे इस पीपीटी से आपका क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए, तो आप डेफ़िनेटली मेरे को टेक्स्ट में लिख कर दीजिएगा। मैं आपको इस कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दीजिए कि सर आपका पेपर, जो मेरे पेपर था वो आपके पढ़ाई से बाहर है। मैं डेफ़िनेटली पढ़ाना छोड़ दूँगा। ठीक है? अब बात आती है लाइसोज़ोम। लाइसोज़ोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज़ नोन एज़ सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लाइसोज़ोम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोज़ोम का काम क्या है कि सेल में जो गंदगी वगैरह जो खराब हो ना वेस्ट रिमूवल, उसको यार डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम होंगे, और वो एंजाइम कौन-कौन से होते हैं? लाइपेजेस, प्रोटीएसेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं? ये जो वेस्ट होता है ना इसको खत्म करने का काम करते हैं। इसीलिए अगर गलती से उसमें, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स भरे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी सेल में फट गया, अगर ये सेल में फट गया तो आपकी सेल के अंदर पूरा एंजाइम्स फैल जाएंगे, और जहाँ ये वेस्ट को रिमूव करने का काम कर रहा था, वेस्ट को खत्म करने का, तो अब धीरे धीरे सेल्स के ऑर्गेनिल्स को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अगर आपके संग ये प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली आपकी सेल खत्म हो जाएगी, और सेल खत्म वो आप खत्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। क्योंकि सेल जो होती है ना बच्चा, सेल से ही, कोशिका से ही आपके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू को बोलते हैं उत्तक, और टिश्यू टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन। क्योंकि जब बहुत सारी सेल्स मिलती है तो आपके टिश्यू बनते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं कोशिकाएं कोशिकाएं, इनका ग्रुप बनकर कहलाता है आपका टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाता है आपके ऑर्गन, अंग जिसको हम कहते हैं। और अंग से पूरी बनती है आपकी बॉडी। तो आपकी सेल ही जब खत्म होगी तो आपकी बॉडी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबसे कॉमन और सबसे सिंपल डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल डेफिनेशन है ना। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना है। आपसे चीज पूछेगा कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए होता है। तो आपको कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है। अब सबसे पहले मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है? इसमें ये देखो, एक ये रही, 1 एंड 2, ये। ठीक है? डबल मेम्ब्रेन, ये थोड़ी सी ऐसे जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फोल्डिंग्स। ठीक है? और इसके अंदर आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जैसे बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड कहलाया जाता है, लेकिन आप वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हो जाता है, बट आप इससे याद रखिएगा इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब आपकी, क्योंकि अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं समझाऊँ, अगर आप समझो तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आप सांस लेते हो, सांस ली, तो सांस लेने के बाद जो अंदर आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है सांस के द्वारा, जो ऑक्सीजन गई है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, या फिर आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सांस का उपयोग हो रहा है, और जितनी ज़्यादा आप सांस लोगे उतनी ज़्यादा आपकी एटीपी सिंथेसिस में आसानी होगी। क्योंकि हो क्या रहा है असली में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, इसको ऐसे ही नहीं कह रहा पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सही में खाना बना रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी बना रहा है। कैसे बना रहा है? एटीपी की फॉर्मेशन से। और एटीपी तभी बनेगी जब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से होगा। तो अगर आप सांस लेना ही बंद करो तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा? आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए कहते हैं कि आप मॉर्निंग में जब से ज़्यादा सांस लोगे तो ज़्यादा बॉडी में एनर्जी बनेगी। ये कॉमन सी बात है। ठीक है? इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स वो 10th वाले नहीं, मैट्रिक्स होता है आपका अंदर की, ये जो अंदर का है ना ये वाला स्ट्रक्चर, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, ये वाला, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है? अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है आपके कलर। किसके लिए काम आते हैं? ये आते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
और इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस वाले का काम होता है कि ये सिंपल सा एक काम करता है, वो काम ये है कि ये आपके पेड़ों को खाना बनाने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड। अब इसमें होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड में होता है अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये सब काम के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है कलर, कलर का काम होता है। ठीक है, इसमें थैलेकॉइड प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर है थैलेकॉइड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम को मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों मिलने के कारण इसको ये आप कह सकते हैं कि ये हर जगह मिल रहा है, यूनिवर्सली हर सेल में मिल रहा है। ठीक है, ये किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। और ये क्या हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प करता है। बट इसमें जो ऊपर की लेयरिंग है वो प्रोटीन की बनी हुई नहीं होती है। अगर मैं आपको राइबोसोम समझाने की कोशिश करूँ तो राइबोसोम में 2 यूनिट से मिलकर बना होता है राइबोसोम। 2 यूनिट कैसे, कि जैसे ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो ये 30 से एस और 50 एस से दो से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए 30 एस प्लस 50 एस मिलकर क्या बनाते हैं आपके 70 एस। ये आपके किसको शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को। और यूकैरियोटिक राइबोसोम को शो करते हैं 80 एस वाली। अब बात आती है फ्लैजिला और सीलिया क्या। हाँ, फ्लैजिला और सीलिया को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। तो फ्लैजिला होती है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलती है। अभी जो हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, तो उनमें फ्लैजिला एक ऐसी बॉडी होती है जिससे आपका मूवमेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उसके पास पैर नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर डेवलप होगी। तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वो होती है आपके मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्लैजिला। अगर वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। बट अगर वो यूकैरियोटिक है, केवल यूकैरियोटिक पाया जाने वाला मूवमेंट स्ट्रक्चर, तो वो है सीलिया। तो सीलिया क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, ये होता है एक मूवमेंट में हेल्प करने वाले आपके स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से दोनों मिलता है, लेकिन सीलिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम की मैं बात करूं तो जब आप सेल्स को पढ़ोगे और सेल डिवीजन पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिंडल फाइबर नाम की चीज होती है। वो स्पिंडल फाइबर काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर काम होता है कि जब सेल में डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को अलग अलग पोल्स की तरफ खींचने का काम करता है। ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो रिलैक्स रहो आप, जिससे आप आगे चलते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से आपके स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई क्या, नहीं बताई, चलो बता रहा हूँ। भाई कोशिका जो होती है, कोशिका में होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट, सबको मैंने बता दी, बट मैं आपको फिर बताता हूँ। मान लीजिए पूरी एक सेल है, इस सेल में होता है न्यूक्लियस इसमें। अब न्यूक्लियस के अंदर भी आपके प्रेजेंट क्या होते हैं, क्रोमोसोम। उन क्रोमोसोम पे पड़ा होता है डीएनए। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट हुआ, सेल के अंदर, बट और कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे, साइटो आपके क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम पे कहाँ पे, क्रोमोसोम पे ही डीएनए है। ठीक है, और डीएनए कर क्या रहा है, डीएनए भैया इन्फॉर्मेशन रख रहा है आपके जीन्स की, और वो शेयर करेगा जब आप नई ऑफस्प्रिंग पैदा करोगे, जब आपके बच्चे पैदा होंगे तब ट्रांसफर करेगा आपके फीचर्स के, आपके जो भी करेक्टर्स हैं उनको। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनती बनो, और मेहनती बनोगे तो आपके बच्चे मेहनती बनेंगे। हमने सेल को समझा। अब बात आता है सेल, कोशिका विभाजन, सबसे महत्वपूर्ण। अब आप मुझे बताओ, इसमें मैंने कोई फिजूल बात करी, नहीं करी ना, और आपको अच्छा पढ़ाया ना। बल्कि डेफिनेटली आपको है ना, इस चीज़ में ना एक फ़ायदा पता है किस चीज़ का होगा, कि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया तो मेरी वीडियो के लोग आने नहीं देंगे ऊपर। कारण क्या है, कोई को टीचर को पता चल जाए कि साइंस को इतना सिंपली हलवा जैसे पढ़ा रहा है, और क्वेश्चन भी वहाँ से बनेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उस वीडियो को लोग चलने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है वीडियो से। और अगर हमारी वीडियो चलने लग गई तो फिर वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले जो टीचर्स उन्होंने रख रखे हैं, वो टीचर क्या करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ के आप मेरी वीडियो पे आए हैं, तो मैं आपको पूरा की पूरा कंटेंट भाई जैसे समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि मेरा एक दोस्त होता है ना, दोस्त,
इसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, बट वो सेमेस्टर से पहले मेरे पास आ रहा है, भाई पेपर है यार, पास करा दे, वो वाली चीज़ मैं आपके संग कर रहा हूँ। रिलैक्स रहो आप, बस चिल रहो। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो सेल डिवाइड जब होती है ना, वो आपकी करती है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे सर? मैं छोटा हूँ, ठीक है, बट मेरी एज बढ़ रही है तो मेरी हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और सेल का नंबर इंक्रीज कैसे हो रहा है भैया? सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब सेल डिवाइड होकर और सेल्स बना रही है। मतलब देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने जो बनाया है, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल से एक ए वन सेल बनी और एक ए टू सेल बनी है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये हो ये रहा है कि ए वन और ए टू सेल्स डॉटर सेल्स हैं। तो पहले एक सेल थी, अब यहाँ पर आप देखो एक सेल से दो सेल और बन चुकी है। तो डबल नंबर हो गया ना, 2x हो गया, पहले एक्स सेल थी और अब 2x सेल हो गई, है ना? ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ये क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब 2x, अब मान लो 2 साल बनी, अब इसकी अलग लाइफ चली, इसने अलग दो बना ली, तो 4x हो गई। मतलब रिप्लिकेट हो रही है, अनलिमिटेड हो रही है। बट अगर ये रुकी नहीं तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। अगर ये अनलिमिटेड अनस्पेसिफिकली हो रही है, कोई रोक नहीं पा रहा है, कहीं भी हो रही है, कहीं भी ग्रोथ कर रही है, तो वो क्रोम आपका कैंसर कहलाता है, वो भी सेफ नहीं है। और आपको पता है कैंसर होता कैसे? कैंसर होता है कि जब आपके बॉडी में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, डीएनए को मैं समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीएनए में होते हैं बेस पेयर। बेस पेयर होते हैं आपके अलग अलग तरह के 4 बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर। थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, साइटोनिन, और आपका एक ए से भी होता है ना? तो अब आपके एडनिन, तो ये आपके 4 जो बेस पेयर है, ये सिस्टमेटिक जमे हुए रहते हैं, ठीक है? ए टी जी सी ऐसे अगर जमे हुए रहते हैं ये डीएनए में ना। बट कोई जैसे रेडियस, इस पे रेडियस आपके, सॉरी रेडियस क्या, आपकी कोई भी रेडिया लॉजिकली कोई भी रेज गिरी, है ना? रेज गिरते ही क्या हुआ, इनका मान लीजिए म्यूटेशन हुआ, और जो ए जी चल रहा था, गलती से वो हो गया जी ए ए जी, बस एक जगह माइनर म्यूटेशन आपकी बॉडी का अंदर का चीजें चेंज कर सकता है। तो माइनर म्यूटेशन से पूरा के पूरा आगे तक, अब ये एक जगह कुछ मान लीजिए इसमें से एक पेड़ खराब हुआ, आगे का जी, ये जी सी ए टी ऐसे चल रहा था, तो एक बेस पे खराब होता है, आगे के जितने भी बेस पे है सबके जो सीक्वेंस है वो खराब डगमगा जाएगा। और डगमगाते क्या होगा, बॉडी भैया उल्टे सीधे काम करने लगेगी, उल्टे सीधे कूदने लगेगी। नहीं भैया, वो आपको ऐसे ऐसे रिएक्शन दिखाएगी बॉडी, जैसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रोथ हो रही है सेल्स की, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो? म्यूटेशन से क्या क्या नहीं हुआ है, लोगों के अंदर फिजियोलॉजिकली ऑर्डर भी, मतलब अलग अलग से फीचर्स अलग देखने को मिल रहे हैं, है ना? उनमें आपके यहाँ तक फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ रहा है। तो वो हो कैसा रहा है, क्योंकि रेडियस, सॉरी, आपके रेडियोलॉजिकल रेस पे गिरती है, तो होगा क्या, रेडियो वेव जब गिर रही है, तो हो ये रहा है कि भाई सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, और सीक्वेंस में चेंज आने के बाद पूरी बॉडी ही जो उनकी जो करेक्टर्स है वो खत्म करते जा रही है, और वो कुछ नई बनने के प्रयास कर रही है। तो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है बॉडी के ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो या सेकेंडरी ग्रोथ हो। क्योंकि कुछ लोग कहोगे कि सर किसी किसी की तो हाइट ही नहीं बढ़ती, तो पर भैया उनका मोटापा तो बढ़ रहा है ना, वो मोटे तो हो ही रहे हैं ना, है ना? तो आप ये कह सकते हैं ग्रोथ जैसे कैसी हो, सेकेंडरी मतलब कि अगर वो मोटा हो रहा है तो तब भी ग्रोथ तो हो ही रही है, तब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो ही रही है। तो सेल का नंबर इंक्रीज होने से आपकी ग्रोथ होती है, और वही सेल डिवीजन है, कि जब आपकी सेल डिवाइड हो रही है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो वही सेल डिवीजन की प्रोसेस है। सेल डिवीजन की प्रोसेस को हमने समझा, इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हुआ चलता हूँ, पर समझाता हुआ चलूंगा। एक नंबर, ये है सेल साइकिल। अभी आपकी वो साइकिल नहीं है जिसपे आप सुबह उठते हो, डेली साइकिल, कि आप उठ रहे हो, नहा धो रहे हो, फिर आप जा रहे हो, वो वाली क्लॉक नहीं है। ये सेल की साइकिल है। सेल इसके अकॉर्डिंग चलती है। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले साइकिल को समझने के लिए आपको दो फेज समझने पड़ेंगे। एक होता है एम फेज, और दूसरा होता है ग्रोथ फेज। सॉरी, ये एम फेज है, और एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज कहेंगे इसको हम ज़्यादा, मैं ग्रोथ फेज लेके आता हूँ कि आप कह सकते हैं, बट वहाँ पे इंटरफेज कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। एम फेज और इंटरफेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये सारे पहले इसको समझिएगा आप।
सेल डिवाइड होने के लिए दो स्पेशल टाइप के स्टेप्स काम में होते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज में होता ही है जो सेल होती है G1 S और G2, ये इसके टाइप्स होते हैं इंटरफेज के अंदर। और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज होते हैं। अब इनका काम क्या है समझते हैं अपन। जो G1 S और G2 फेज है, यहाँ पर सेल अपने आप को रेडी कर रही होती है किसके लिए, डिवाइड होने के लिए। और एम फेज में सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब क्या है कि आपका G1 S और G2 फेज क्या है, ये वो फेज है जहाँ पे सेल क्या कर रही है, सेल अपनी शादी की शॉपिंग कर रही है और एम फेज में जाकर वो शादी कर लेती है। समझ में आई? कैसे समझते हैं? G1 और एस और G2 फेज, जिसको हम बोलते हैं टी फेज भी कहते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, इंटर फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज हम इसको कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है सेल्स की। कैसे? मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सेल अपने आप को रेडी कर रही है। कैसे रेडी कर रही है दिखाता हूँ आपको। G1 फेज जब आता है, सबसे पहले सेल जाती है G1 फेज में। वहां पर सेल क्या करती है, सेल करती है कि जितने भी उसकी ऑर्गेनल्स हैं उसको रिप्लिकेट करने का काम करती है, एक्सेप्ट डीएनए और सेंट्रियोल। बट एच में जाकर वो डीएनए भी सिंथेसिस हो जाता है। और फॉर एवर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो नंबर ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है। ठीक है, समझे? बट क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होते। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, डबल नहीं होते, क्योंकि सेंट्रोमियर तो एक ही रहता है। ये थोड़ी ऊपर से जाएगी बात, पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि डीएनए की सिंथेसिस एस फेज में होती है। ये आपको याद रखना है, इंटरफेज के एस फेज में होती है। अब बात आती है कि यहाँ पर सेल ने अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया, यहाँ डीएनए वगैरह रिप्लिकेट कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स रह गए, जो सेल अपने आप को रेडी नहीं कर पाई, तो वो G2 फेज में जाके जो भी चीज़ें बची हैं उसको रिपेयर करना है, जो भी करना है। डिवीजन से जाने से पहले वो जो भी फाइनल टचअप है वो यहाँ पर G2 फेज में देगी। और फिर वो जाएगी पीएमटी की तैयारी करने। कैसे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज बहुत समझोगे तो डायग्राम डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है, मैं बताता हूँ आपको। भैया प्रोफेज में होता ये है कि आपके क्रोमोसोम जो होते हैं ना, अब मैं इसको स्ट्रक्चर समझाऊं कैसे समझाऊं, मतलब मैं अगर डीप जाऊंगा तो दिक्कत है। चलो मैं आपको डीप नहीं जाता, ग्रुप डी में तो डीप आएगा भी नहीं। बट मेरे को आपको चीज़ें समझानी है तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा बार बार समझाऊंगा। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और म्यूसिस। अभी उसमें कंफ्यूजन में तो ना कि एंटरफेज और ये एमफेज क्या था सर, वो भाई डिवीजन का ही अंदर टाइप आता है, डिवीजन की प्रोसेस है वो प्रोसेस है। कैसे? कि भैया आपके पास दो कंपनी के फोन है, फोन आता है दो कंपनी के, एक माइटोसिस कंपनी का, एक म्यूसिस कंपनी का। बट इसमें फोन तो सेम प्रोसेस से लगता है, बस ये है कि आईफोन में ऐप थोड़े से डाउनलोड नहीं हो पाते, बट एंड्रॉइड में हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, वो समझिएगा। लेकिन यहाँ पर काम की चीज़ है कि माइटोसिस और म्यूसिस को समझना जरूरी है। माइटोसिस ऐसे सेल डिवीजन है जो केवल माइट, मतलब बहुत नंबर ऑफ सेल्स, जब ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स चाहिए तब आपके होगा। और म्यूसिस जब वो कम नंबर ऑफ सेल्स की जनरेशन की जरूरत है। जैसे यहाँ पर आता है स्पर्म सेल्स, मतलब फर्टाइल सेल जो होती है ना, जिससे आपकी न्यू ऑफस्प्रिंग की बनने की कोशिश होगी, वो म्यूसिस की जरूरत होती है। और माइटोसिस जैसे आपको मेरे यहाँ पर हाथ में लग गई, कट लग गया, तो मेरी बॉडी को ज़्यादा सेल्स की जरूरत है, तो कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर? होगा माइटोसिस डिवीजन। ठीक है। अब इस बात पे मैंने जब आपको समझाया तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये समझा कर जाऊंगा। समझाता हूँ कैसा हूँ, देखना। ये मैं सेल बना रहा हूँ, एक सेल, दो से सेल, ठीक है, एंड तीसरे सेल, एंड चौथे सेल। ठीक है। ये पहले ये है प्रोफेज, बहुत सिंपल है, सबने समझाऊंगा। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। अब प्रोफेज में होता है कि सेल है, सेल के अंदर का क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस। मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर, ये वाइट कलर की न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में हो क्या रहा है, इस न्यूक्लियस में हो ये रहा है कि ये जो डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। बट इस प्रोफेज के फर्स्ट पार्ट में रहता है। और जैसे आप प्रोफेज, लेट प्रोफेज में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा कंडेंस हो चुका है। एंड जब आप मेटाफेज में जाओगे तो आप देखोगे यार पूरा कंडेंस हो चुका है, कंडेंस पड़े हुए हैं। ठीक है।
और जब आप मेटाफेज के लेट मेटाफेज में जाओगे तो आप देखोगे कि यार धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम थे ये कंडेंस्ड हो गए, मतलब मोटे होकर ये क्या कर रहे हैं कि आपके बीच में मेटा प्लेट पे, मतलब सेंटर में, सेल के सेंटर में आके इकट्ठे हो गए। फिर आप देखोगे एनाफेज में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है कि लेट मेटाफेज से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो बीच में आपके क्रोमोसोम्स हैं इनको अटैच करना स्टार्ट करते हैं। इनके काइनेटोकोर, इनके ऊपर एक क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की इधर की साइड एक आपकी एक छोटी सी कटोरी लाइक या फिर आप कहते तो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। वहां पर क्या जाकर अटैच हो जाता है आपके स्पिंडल फाइबर्स। तो फिर क्या करते हैं, ये आधे क्रोमोसोम को आधे क्रोमोसोम इधर खींचते हैं, ठीक है, और आधा इधर खींचते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये अब बीच में डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम ये यहाँ चले जाएंगे और ये वाले यहाँ चले जाएंगे। एंड देन लास्ट में इसके बाद में ये क्या होता है, ये होता है आपके काइनेटोकोर फेज, जिसमें आपके न्यूक्लियस की रिएक्शन टूट रही है। बट जब पूरी की पूरी सेल टूटती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कि सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मैं आपको बताना भूल गया कि सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। तो वहां पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जब, तब क्या होगा, ये यहाँ से बीच में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और ये अलग सेल, एक अलग सेल, ये साइटोप्लाज्म होता है। समझ में आई आपको मेरी बात? ये है सेल डिवीजन। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे अंदर न्यूक्लियस फिर से दिखने लग जाएगा और उसके अंदर आपके डीएनए क्रोमोसोम वगैरह प्रेजेंट है। तो प्रोफेज से लेट प्रोफेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर पहले ऑर्गेनिल्स खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है धीरे धीरे। बट जैसे जैसे आप साइटोप्लाज्म की जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की स्टेज में आओगे तो आप देखोगे कि यार भैया वापिस चीज़ें दिखने स्टार्ट हो गई हैं। ये थी इंपॉर्टेंट चीज़। अब बात करते हैं हम टिश्यू की। टिश्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? टिश्यू इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्क्लेरोकामा, पैरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उन क्वेश्चन को हम याद करेंगे। टिश्यू, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का। हाँ, तो अब हम बात करते हैं टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये दो तरह के टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर खासियत ये है कि यहाँ पे जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक का नाम आ जाए वो दिखाता है कि यार चीज़ें है ना एक्टिवली डिवाइड हो रही है। जहाँ पे टिश्यू, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ कहाँ होती है प्लांट में। अगर मैं प्लांट की कंपेयर करूँ तो प्लांट दो तरह से बढ़ता है, या तो उसका तना ऊंचा होता जाता है या फिर उसकी रूट्स बढ़ती है। तो रूट्स की साइड में और सबसे टॉप साइड में जो आपको टिश्यू मिलेंगे वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और पेरेन्काइमल टिश्यू ये जनरली डिवाइड नहीं करते हैं। अब मैं आपको इसको और डिवाइड करके दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया क्या कि या तो वो रूट पे मिलते हैं, या तो आप जड़ों में मिलेंगे, या फिर आपके प्लांट के सबसे टॉप पे मिलेंगे ना, या तो टॉप पे मिलेंगे या फिर रूट में मिलेंगे। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेंट होती है जिसमें आपकी एपिकल साइड में पाई जाती है और एक शूट साइड में पाई जाती है। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि आपके ऊपर पाए जाएंगे प्लांट्स के टॉप पे, क्योंकि वहां पर ग्रोथ तो ज़्यादा होती है, या फिर आपके लोअर साइड में, क्योंकि लोअर साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है रूट्स में, ठीक है। इंटर कैलोरी में पाया जाता है, ये भी सही है बात है। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के। सिंपल वो होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, इनमें क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भैया टिश्यू वही होता है जिसमें सेल्स का ग्रुप बना हो। तो अगर एक सिंगल सेल जिस टाइप की नेचर की है उसी नेचर के बाकी सेल्स भी हो तो वो क्या कहलाएगा, वो सिंपल टिश्यू कहलाएगा। और ऐसा टिश्यू जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल पाई जा रही हो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। यह सिंपल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। आपसे पूछेगा कुछ करेक्टर देकर कि ये किसका करेक्टर है, कौन से टाइप के टिश्यू का करेक्टर है। तो वो सबसे पहले हम करेक्टर पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के, पैरेन्काइमा टाइप के टिश्यू के। पैरेन्काइमा जो होते हैं ये इस तरह के टिश्यू में क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का स्पेस, ये
इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और दूसरी बात, इसमें जो आपके टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो है स्फेरिकल ओवल। ठीक है। अब जो प्लांट्स में पाया जा रहा है तो इसका रोल क्या है प्लांट्स में? प्लांट्स में इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस का और स्टोरेज और सिक्रेशन का। तो स्टोर करने का काम फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरसेलुलर स्पेस कौन से टिश्यू में मिलता है? किसमें मिलता है? पैरेनकाइमा। ठीक है। अब आप कैसे याद रखोगे? इंटर इंटरकास्ट मैरिज कब होती है? जब आपके पेरेंट आपके साथ होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस कहाँ होगा? इंटर पेरेंट पैरेनकाइमा। याद आ जाएगा इंटर पैरेनकाइमा कैसे रिलेट कर पाओगे, वाक्य आप कर रहे हैं। दूसरा होता है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में होता है थिक। इसमें क्या होता है, जो आपकी साइड की जो लेयर होती है शायद आपके टिश्यूज वो थिक होती है। ठीक है, किसके कारण? सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन के कारण। यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट और टाइप जो बार बार पूछता है कि आपके प्लांट्स के ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो कौन सा टिश्यू होता है? तो वो होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये डेड सेल्स होती है, इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू के 3 टाइप है। बहुत ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि जब आप प्लांट का ग्रोथ पढ़ोगे, प्लांट इवोल्यूशन पढ़ोगे, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी। वो चीज़ ये है कि प्लांट ने किस तरह से इवोल्यूशन करा है। जब आप ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइटा जाओगे, अभी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। बट प्लांट किंगडम जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे एल्गी, ब्रायो टेरिडो। तो आप टेरिडो तक जाओगे तो आप देखोगे कि टेरिडो में जाकर जाइलम फ्लोएम की अपीयरेंस स्टार्ट होती है। रीजन क्या है? इवोल्यूशन। तो ऐसे टिश्यू जो कि बहुत साल इवोल्यूशन के बाद बने हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जा रही है एक ही सेल के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इसको याद कैसे करते हैं? जाइलम से जल, जल से याद करिए। जाइलम का काम क्या है? जल को ट्रांसफर करना। मान लीजिए प्लांट है, इस प्लांट की रूट से लेकर ऊपर शूट तक कैसे जाएगा? कोई ना कोई सिस्टम चाहिएगा। बड़े बड़े प्लांट से पैदा होने लग गए। नीम, आपके आपके शीशम, आपके आम का पेड़। अब इतने बड़े पेड़ में क्या कोई पाइप डालेगा? नहीं डालेगा। इसने खुद का अपना पाइप बनाया, खुद का एक सिस्टम बनाया, इसको बोलते हैं जाइलम। जो क्या करेगा, इसके नीचे से पानी को सोखेगा और सोख कर पूरी के पूरे प्लांट में भेजने का काम करेगा। वो कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम का काम क्या है? फूड। फूड कैसा होता है? फूड आपका स्टार्च, सुक्रोज, इसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है। वो है आपका फूड, जो कि किससे बन रहा है? फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। और आपको एक खास बात बताऊं कि जाइलम जो है ना, ये वर्क कैसे करता है? फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड मूवमेंट करता है। फ्लोएम कैसे मूवमेंट करता है? फ्लोएम करता है अपवर्ड टू बॉटम। कैसे? कि जो लीफ है वो तो अपवर्ड की साइड प्रेजेंट है और बॉटम की साइड कौन है? रूट प्रेजेंट है। खाना तो रूट को भी चाहिएगा ना। लीफ तो बना रहा नहीं, खा रही है लीफ तो अपना अपना खाना, मतलब लीफ के पास वाले पार्ट को तो नहीं मिल रहा खाना। पर रूट्स को कैसे मिलेगा? रूट्स को फ्लोएम के थ्रू मिल रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रैकियड वेसल्स किस में प्रेजेंट होती है? तो वो होती है जाइलम के अंदर। फ्लोएम में प्रेजेंट होती है आपकी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट खत्म करी है। अब हम बात करेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।